हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे थे। हमने पिछले क्लासेस में मेंडल के सारे लॉ को देखा था, तीनों लॉ को पढ़ लिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि विसंयोजन का नियम, उसके बाद से डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, जिसमें हमने उनके द्वारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे जो लॉ दिया गया था, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र अपविभजन का नियम, उसको भी हमने देख लिया है। साथ ही साथ मेंडल के जो नियम थे तीनों, उसमें से दो नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपविभजन का नियम, इसके अपवाद भी जो थे जहाँ पे मेंडल के ये लॉ काम नहीं करते हैं, उन सारी स्थितियों को भी हमने देख लिया है। अब आगे हम आगे क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, यानी कि जो वंशागति का क्रोमोजोमल आधार है, जो बाद के साइंटिस्ट ने मेंडल के काम पे जैसे मेंडल ने 1856 में अपने कार्यों को दिया था, लेकिन उनके काम को उनके मरने के बाद लगभग 40 वर्षों बाद 1900 ईस्वी में 1900 में फिर से दोबारा उनके काम को देखा गया। उनके जो रिसर्च थे, उनके रिजल्ट्स थे, उसी पे बेस्ड सारे काम दो तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग किए, और प्रत्येक के रिजल्ट्स जो मेंडल साहब के कार्य थे उसके रिजल्ट से मैच खाए। तो फिर एक तरीके से कहें कि उन्हीं के काम को 1900 में फिर से दोबारा से स्टार्ट किया गया, और उनके काम के महत्व को उनके मरने के बाद 1900 ईस्वी में पहचाना गया। या यूं कहें कि जैसे मेंडल को एक रिकॉग्निशन, जितना बड़ा उन्होंने काम किया था अपने समय में, जैसे 1856 ईस्वी में जो उन्होंने काम पब्लिश करवाया था, 1856 से आपने हम आप लोगों को बताया था कि 7 वर्षों तक उनका काम चला था। तो उस काम का जो महत्व था उस समय नहीं समझ में आया, या यूं कहें कि प्रेजेंट टाइम से 40 वर्ष पहले, मतलब 40 वर्ष बाद का काम उन्होंने 40 वर्ष पहले ही कर दिया था। जैसे 1900 में 1902 ईस्वी में कई साइंटिस्ट, जब मेंडल ने अपना काम किया, उसके पहले भी, मेंडल से पहले भी कई साइंटिस्ट इस दिशा में काम कर रहे थे, वंशागति के सिद्धांतों को जानने के लिए कई सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन मेंडल को सफलता मिली, लेकिन उनके काम को उस समय पहचान नहीं मिली। उनके मरने के बाद से 1900 के बाद से जो काम हुए जेनेटिक्स के क्षेत्र में, तब जाके उनको पहचान मिली, और ऐसे पहचान का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेंडल उस समय थे नहीं, और मेंडल अपने काम के महत्व को भी नहीं जान पाए होंगे। ठीक है, तो उनके कार्य को जैसे दोबारा स्टार्ट किया गया, उस चीज को आगे हम पढ़ेंगे, और मेंडल को किन कारणों की वजह से, जो मेंडल ने इतना बड़ा काम किया था, एक मतलब क्या कहें कि बायोलॉजी के एक जैसे ब्रांच होता है, जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच है, एक ब्रांच का ही नए स्तर पे उन्होंने स्टडी किया था, तब भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो उनके रिकॉग्निशन नहीं मिलने का कारण, उनके सफल नहीं होने के कुछ कारण गिनाए जाते हैं। उसमें से कुछ कारण है जिनको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद के जो साइंटिस्ट कैसे काम किए उस चीज की भी चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले मेंडल साहब जो इतने बड़े काम को करके गए, उनको उनके रहते रिकॉग्निशन नहीं मिला, इसके कुछ कारण हैं। उसमें से एक कारण है, उस समय के जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे, वह मेंडल के जो जैव घटनाक्रम का, यानी कि मेंडल ने जो बायोलॉजिकल इवेंट्स को, जो मतलब जीव के अंदर होने वाली घटना को जो मेंडल ने बताया, उसके लिए बताने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दिया। ठीक है, उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया। सारे उनके जो रिजल्ट्स थे वह उनके गणित पे आधारित थे, जिसकी वजह से उस समय के जितने उनके समय के जितने भी साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उनका काम रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेंडल ने बहुत सारे मैथमेटिक्स की गणना उसमें कर ली थी और मैथ ज्यादा लगा दिया था। बायोलॉजी के स्टूडेंट तो ऐसे ही मैथ से भागते हैं, उस समय के बायोलॉजिस्ट मैथ देख के ही परेशान हो गए होंगे, और मेंडल के कार्यों में रुचि नहीं लिए, उनको उनका काम रास नहीं आया। ठीक है, एक रीजन ये होता है उनके सफल नहीं होने का, उनको पहचान नहीं मिलने का एक कारण ये है कि उन्होंने अपने जो भी जैव घटनाक्रम को दिखाया, उसके स्पष्टीकरण के लिए गणितीय आधार चुना, गणितीय रास्ता चुना, इस वजह से उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उसके बाद से जो सेकंड बात कही जाती है कि मेंडल ने बताया कि जीन, जिसको मेंडल ने कारक कहा था, जो बताया था कि कारक ही होते हैं जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं, उसको उन्होंने अस्थाई
और विविक्त यूनिट बताया। अस्थाई और विविक्त इकाई यानी कि डिस्क्रीट। विविक्त का मतलब होता है अलग, विविक्त का मतलब होता है सेपरेट यानी कि अलग, सतत नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, अलग अलग लक्षण अलग अलग जीन के द्वारा, अलग अलग फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मेंडल ने तो यही कहा था। तो जो उन्होंने बताया कि जो लक्षणों का नियंत्रक होता है यानी कि जो फैक्टर होता है कारक, वह क्या होता है, अस्थाई होता है, परमानेंट होता है और डिस्क्रीट होता है, विविक्त होता है। ठीक है, लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो अपने आसपास के वेरिएशन को देख रहे थे। तो ये जो मेंडल का कहना था कि जो फैक्टर होता है वह क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, अस्थाई होता है यानी विविक्त होता है, यानी कि एक फैक्टर यानी अलील जो थे वो मिक्स नहीं होते थे। मेंडल का ये कहने का मतलब कि अस्थाई और विविक्त होते थे, क्या जो फैक्टर थे अस्थाई और विविक्त थे, यानी कि एलील मिक्स नहीं होते थे। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मेंडल ने बताया कि अलग अलग एलील होते हैं और एलील मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज को उस समय के बायोलॉजिस्ट ने नकार दिया कि अगर मिक्स नहीं होते हैं तो इतने सारे वेरिएशन कैसे आया। हमारे जो प्रकृति में इतनी सारी विविधताएं दिखती हैं, वो आखिर अगर फैक्टर अस्थाई है, परमानेंट है, डिस्क्रीट है, अलग है, मिक्सिंग उसकी नहीं होती, तो इतने सारे जो वेरिएशंस हमारे आसपास दिखाई देते हैं, विविधताएं दिखाई देती हैं, वो कहाँ से आई होगी। तो इस वजह से भी साइंटिस्ट वहाँ उस समय के बायोलॉजिस्ट ने इनके काम को नकार दिया, उनको मेंडल का काम रास नहीं आया। ठीक है, इसके बाद थर्ड कारण क्या था कि मेंडल कारकों के उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए थे। उन्होंने बताया था कि कारक जो होता है वो क्या होता है, पेरेंट से उनके प्रोजेनी में जाता है, यानी कि माता पिता से बच्चों में जाता है, लेकिन यह इस चीज का वो भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए थे, दिखा नहीं पाए थे, भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए थे कि कैसे माता पिता से संतान में यह जो फैक्टर्स होते हैं वो जाते हैं, इसका प्रमाण वो नहीं दे पाए थे। ठीक है, और उसके बाद से सबसे बड़ा कारण तो यही हम कहेंगे कि आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं नहीं थी। आज हमारे पास में कोई भी सूचना होती है तो 1 से 2 मिनट में हम देश के किसी भी कोने में पहुंचा देते हैं, विदेश में पहुंचा देते हैं, व्हाट्सएप कर दिया, कहीं हमारे यहाँ इतनी सोशल मीडिया एक्टिव है, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन डालो और क्षण भर में वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। तो उस पुराने समय में जब मेंडल का काम हुआ उस समय संचार की भी सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से उनके काम को ज्यादा प्रचार नहीं मिला और उनका काम ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया। तो यह कुछ कारण थे, 3-4 रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल के कार्य को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और उनके मृत्यु के बाद उनके काम को देखा गया। वो मृत्यु के बाद से 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की गई। क्या की गई, पुनः खोज की गई। तो कई जगह ये कारण पूछा जाता है, यह ध्यान देना चाहिए, कई जगह पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में डाल दिए जाते हैं कि मेंडल का कोई कुछ पूछ दिया, उसमें पूछ दिया क्वेश्चन में कि मेंडल के कार्यों को पहचान नहीं मिली, आप क्या सोचते हैं क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो ये 3-4 रीजन, जो 4 रीजन लिखे गए हैं, यह चीज को भी जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप लोग कीजिएगा। इसके बाद से हम देखेंगे कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, यानी कि मेंडल के काम की पुनः खोज कैसे की गई और किन्होंने की। ठीक है, इसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है, उस समय के 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है, जिसमें से डी व्रीज थे, कार्ल कोरेंस थे और शेरमार्क थे। ये तीनों साइंटिस्ट थे जो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे थे और उन्होंने मेंडल के काम को दोबारा से पुनः खोजा। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट कौन कौन, डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज पूरा नाम है, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को पुनः खोजा। इसके बाद से जब यह काम हो रहा था तो 1900 में उन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया और 1902 ईस्वी में सटन, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, ये 2 साइंटिस्ट रहे जिन्होंने 1902 ईस्वी में यह बात बताई कि जो सूचनाएं यानी जो फैक्टर्स, जो सूचनाएं माँ बाप से बच्चों में जाती है वह क्रोमोजोम के माध्यम से जाती, किसके माध्यम से, क्रोमोजोम के माध्यम से, यानी कि गुणसूत्र के माध्यम से जाती है। और शायद जो मेंडल ने फैक्टर कहा था वो फैक्टर भी शायद
क्रोमोजोम्स के से होके ही जाता है। ठीक है, इन्होंने ये बात कही, किन्होंने 1902 ईस्वी में वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने। यह वह समय था जब माइक्रोस्कोप यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी थे वो भी डेवलप हो रहे थे, कई सारी चीजें खोजी जा रही थी उस समय। उस समय तक 1902 ईस्वी तक यह भी पता लग गया था कि कोशिका में जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, उसमें क्रोमोजोमल मूवमेंट कैसे होता है, यानी कि कोशिका जब विभाजित होती है उस दौरान क्रोमोजोम्स कैसे पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जाते हैं, यानी कि जनक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में कैसे ट्रेवल करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी 1902 ईस्वी तक समतुल्य रूप से ढूंढ ली गई थी, ये सारे कार्य भी चल रहे थे। ठीक है, तो उस समय जाके इन्होंने, वाल्टर सटन ने ये बात बताई थी, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने, कि जो ये गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं माता पिता के, वह गुणसूत्रों के द्वारा ही बच्चों में जाते हैं, संततियों में जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, क्रोमोजोम को आनुवंशिकी का व्हीकल कहा, यानी गाड़ी कहा। क्या कहा, क्रोमोजोम को आनुवंशिकी का व्हीकल कहा, यानी कि गाड़ी कहा, वाहक कहा। ठीक है, उनका कहना था कि जैसे जीन है वह क्रोमोजोम रूपी गाड़ी में बैठता है और पेरेंट्स से होके बच्चों में उनके जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आनुवंशिकी ये वंशागति का क्रोमोजोमल सिद्धांत, यानी कि क्रोमोजोम वह गाड़ी की तरह कार्य करता है जिस पर जीन बैठ के माता पिता से उनके बच्चों में, संतानों में जाते हैं। ठीक, यह क्या कहता है, यह वंशागति का यह सिद्धांत और क्या कहता है, यह कहता है क्योंकि समजात गुणसूत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि जो होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं वह युग्मक निर्माण के दौरान जब गैमिट बनती है तब वह उस दौरान अलग होते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम, जैसे हमने बताया था कि एक सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जैसे ह्यूमन केस में हमने बताया था ना कि मानव जो जाति है उसके एक कोशिका में जो सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। जितनी भी कायिक कोशिकाएं सोमैटिक सेल्स के हैं वह कैसी होती हैं, सोमैटिक सेल्स क्या कैसी होती है, डिप्लॉयड होती हैं, यानी द्विगुणित होती हैं, यानी कि एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगर एक सेल की हमने बात बताई, उस समय बताया था कि कैसे युग्मक बनते हैं, तो जोड़े, जब मान लो कि पेरेंट्स में एक गुणसूत्र, जो 23 जोड़े थे वो सारे जोड़े ऐसे पड़े होंगे साथ में। ठीक है, 23 गुणसूत्र जोड़े में। ठीक है, यानी 23 दूना 46। ठीक है, तो ऐसे गुणसूत्र थे 23। अब एक गुणसूत्र कैसे 23 के 23 कैसे अलग हो रहे थे, दो गुणसूत्र जब युग्मक बनना था तो एक गुणसूत्र होमोलोगस का ये जोड़ा है, क्या है, अगर पेयरिंग हुई है 23 जोड़े बने हैं या 22 जोड़े बने हैं। इस बात को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर मेल की बात करें, नर की और मादा की, तो ह्यूमन का जो मेल होता है उसमें 22 जोड़ा प्लस XY गुणसूत्र होता है। XY गुणसूत्र एक छोटा बड़ा होता है, इसलिए उसकी पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, अलग अलग रहते हैं लेकिन साथ में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग रहते हैं, पेयरिंग नहीं बनाते, जबकि 22 जोड़े पेयर बनाते हैं। और महिलाओं में यानी फीमेल में क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है, जो दोनों एक जैसे क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि होमोलोगस होते हैं, तो दोनों साथ में रहते हैं। यानी कि फीमेल में 23 जोड़े और मेल में 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कार्योटाइप अगर लिखना होता है तो मैं बता रही थी कि जैसे युग्मक बनना होता है तो 23 जोड़े अलग अलग होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, वो जोड़ा एक युग्मक में और एक दूसरे युग्मक में जाता है। ठीक है, तो इनका सेपरेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम का क्या होता है, सेपरेशन होता है, यानी कि विसंयोजन होता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज लिखी गई है कि समजात जो गुणसूत्र होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, वह युग्मक निर्माण के दौरान अलग होते हैं। ठीक है, अतः इनके द्वारा ले जाया जाने वाला कारक या जीन भी इनके साथ साथ ही अलग होता है। कहने का तात्पर्य, सटन एंड बोवेरी ने क्या बताया कि यह गुणसूत्र है और गुणसूत्र पे क्या होता है, यह गाड़ी है। गुणसूत्र क्या है, गाड़ी है जिस पर जीन रहते हैं बहुत सारे, और यह जीन कहाँ से कहाँ तक लेके जाए जाते हैं जी, पेरेंट से संतति कोशिकाओं में लेके जाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जीन है किस पर है, गुणसूत्र में ही है, गुणसूत्र पे बैठ के हो जाएगा।
यानी कि जब गुणसूत्र अलग होगा तो और क्या अलग होगा जी, गुणसूत्र अलग होगा, तो गुणसूत्र के साथ साथ जीन्स भी तो अलग होंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे होमोलोगस गुणसूत्र बना दें, होमोलोगस क्रोमोसोम अगर बना दें, अगर ये गुणसूत्र का जोड़ा है, ठीक है, मान लो कि यह 1 नंबर क्रोमोसोम का जोड़ा है, ठीक है, इस पर एक जीन है और सेम उसी पोजीशन पर दूसरा उसका वो जीन है। अगर ये मैंने पहले भी बताया था, अगर यह हाइट को कंट्रोल कर रहा है, यह जीन हाइट को कंट्रोल कर रहा है और एक गुणसूत्र पे है, तो यही सेम जीन दूसरे होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसके उसी पोजीशन पे होगा, ठीक है। इसलिए तो होमोलोगस है, ये समजात क्यों है, क्योंकि जैसा जीन इसके पास पाया जा रहा है सेम उसी पोजीशन पे वैसा जीन इसमें भी पाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए तो पेयरिंग बनी है। तुम मेरे जैसे हो तो चलो हम साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साथ रहते हैं क्योंकि इनके पास वही जीन है जो उसके पास है और पोजीशन भी वही है जीन का, ठीक है, एक ही जैसा पोजीशन है। तो जब गुणसूत्र क्या होता है, जब युग्मक बनता है तो ये गुणसूत्र अलग होते हैं, एक एक में जाता है और दूसरा वाला दूसरे में जाता है, तो इसके साथ साथ इस पर स्थित जीन भी तो जाएंगे, है ना, इस पर स्थित जीन भी तो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है जब होमोलोगस गुणसूत्र जो होते हैं यानी समजात गुणसूत्र होते हैं, इनका जोड़ा जब अलग होता है तो अपने साथ साथ जीन को भी यह अलग करता है। अगर मेरे शरीर पे कोई दाग रहे या कोई निशान रहे तो वो मेरे शरीर का हिस्सा ही होगा, मैं जहां जाऊंगी वहां जाएगा, ठीक है। तो गुणसूत्र भी वही है, इस पर जीन है तो जहां गुणसूत्र जाएगा वहां अपने साथ जीन को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो वो बस इसी सब चीज को इसमें 2-3 पॉइंट्स में लिखा गया है, ठीक है। तो स्वजात गुणसूत्र युग्मक निर्माण के दौरान अलग होते हैं, अतः इनके द्वारा ले जाया जाने वाला कारक या जीन भी इनके साथ साथ अलग होता है, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट है कि समजात गुणसूत्र का जोड़ा जो होता है, पेयर होता है, वह स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होता है। चूंकि जीन क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है इसलिए इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही होता है, ठीक है। जैसा बिहेवियर गुणसूत्र का होगा वैसा ही बिहेवियर किसका होगा, जीन का होगा, क्योंकि वह उसी का तो भाग है, उसी का अंश है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या बताया था, फैक्टर के बारे में कहा था, गुणसूत्र का उन्होंने नाम नहीं लिया था, यानी कि फिजिकल प्रूफ कोई नहीं दिया था उन्होंने कि ऐसे मूवमेंट होता है फैक्टर्स का, ठीक है। तो यह काम किन्होंने किया, वॉल्टर शटन एंड थियोडोर बोवेरे ने बताया कि शायद जो फैक्टर नाम कह रहे थे मेंडल वह क्या होता है, गुणसूत्र के साथ ही पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल अगर हम कहें, अगर इसका एग्जाम्पल कहें कि क्या है एग्जाम्पल, कि समजात गुणसूत्र का जोड़ा स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होता है, तो इसमें चीज देख लें, अगर हम यह क्रोमोसोम के संदर्भ में कह लें या फिर गुणसूत्र के संदर्भ में कह लें, सॉरी गुणसूत्र के संदर्भ में कह लें या फिर जीन के संदर्भ में कह लें, तो बातें वही होंगी, ये जोड़े में पाए जाते हैं। जीन क्या होते हैं, ये भी तो जोड़े में पाए जाते हैं। अगर ये हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है तो इसका ये पोजीशन, ये इसका एक एलील और ये दूसरा वाला एलील, यानी कि गुणसूत्र जोड़ा में पाया जा रहा है तो जीन भी तो जोड़ा में पाया जा रहा है। हमने क्या पढ़ा है, जीन के 2 एलील होते हैं, ज्यादातर जीन के कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम जोड़े में पाया गया तो जीन भी जोड़े में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जीन रहा हाइट को कंट्रोल करने वाला, ये जोड़े में पाया जाएगा। ये युग्मक निर्माण के दौरान 20 संयोजित होते हैं, कौन, गुणसूत्र। इन्होंने बताया कि गुणसूत्र जो होते हैं युग्मक निर्माण के दौरान 20 संयोजित होते हैं, यानी कि सेपरेट होते हैं, यानी कि सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, उनका अलगाव होता है, पृथक्करण होता है। तो ठीक वैसे ही हमने इनके बारे में भी पढ़ा है फैक्टर के बारे में, कि वह जीन जो होता है फैक्टर यानी कि कारक, वह युग्मक निर्माण के दौरान भी संयोजित होता है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों टर्म देख के आप ये नहीं बता सकते कि हम क्रोमोसोम के बारे में कह रहे हैं कि जीन के बारे में कह रहे हैं, यानी कि दोनों चीज सेम है, इसलिए सारे पॉइंट्स क्रोमोसोम पे भी लागू होती हैं और जीन पे भी लागू होती हैं, ठीक है। ये म्यूटेट हो सकते हैं, यानी कि उत्परिवर्तित हो सकते हैं, म्यूटेट यानी कि उत्परिवर्तित हो सकते हैं। उत्परिवर्तित होना मतलब उनके सीक्वेंस में बदलाव आ सकता है,
देखो आगे हम चलेंगे, उत्परिवर्तन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजनस बेस लेवल पे उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, और ज्यादा होता है तो उसको हम क्रोमोसोमल एबेरेशन के रूप में जानते हैं, यानी कि गुणसूत्रीय विकार के रूप में भी जानते हैं। यानी कि ज्यादा हुआ तो गुणसूत्र के स्तर पे भी दिखेगा और जीन के स्तर पे भी म्यूटेशन दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो आपके एनसीईआरटी में तुलना की गई है, तीन पॉइंट्स दे दी गई है इस साइड और 3 पॉइंट दे दी है इस साइड, और तीनों में सेम चीजें लिखी गई हैं। तो एनसीईआरटी आप लोगों से पूछता है कि क्या आप ये तीनों लक्षणों को देख के बता सकते हो कि कौन गुणसूत्र का लक्षण है और कौन जीन के बारे में कहा जा रहा है, और कौन सी बातें गुणसूत्र के बारे में कही जा रही हैं और कौन सी बातें जीन के बारे में कही जा रही हैं। ठीक है, तो उसको डिस्टिंगाइज नहीं कर सकते क्योंकि यह जीन जो है गुणसूत्र का ही क्या है, भाग है, और गुणसूत्र की सवारी करते हुए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत में वाल्टर सटन और थियोडोर बोयरी ने ये सारी बातें कही थी। इसका इंटरप्रिटेशन इमेज के माध्यम से किया गया है जो आपके एनसीईआरटी में है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा ब्लर आ गया है, देखना आपके अपने किताब में है, उसको देखना डायग्राम। उसमें यह 4 गुणसूत्र लिखा है कि 4 गुणसूत्र का व्यवहार जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कैसा होता है, इसके लिए दिखाया गया। 4 गुणसूत्र, बस उसने कहा है 4 गुणसूत्र, जोड़ा नहीं बताया, जोड़ा नहीं कहा गया। अगर आप हम जैसे आपने अगर 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक कोशिका विभाजित होने से पहले, मतलब कोशिका एक विभाजन जो होता है वह 2 चरणों में कंप्लीट होता है, 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक पूरा का पूरा फेज होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। अगर हम सेल साइकिल को विभाजित करना चाहें तो कैसे विभाजित करेंगे, इंटरफेज में और एम फेज में, यानी कि माइटोटिक डिवीजन फेज में। ठीक है, तो इंटरफेज को फिर 3 सब फेजेज में बांटा गया है, G1, S और G2। ठीक है, तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद से कोशिका इन तीनों फेजों से गुजरने के बाद जाती है एम फेज में, जहां वह जाके विभाजित हो जाती है। और आपने यह भी पढ़ा होगा, अगर कोशिका कोई 24 घंटे में विभाजन करती है, यानी कि एक कोशिका 24 घंटा समय लगता है उसको विभाजित होने में, 1 से 2 बनने में, तो उस 24 घंटे का लगभग 90% हिस्सा, 90% टाइम वह किसमें व्यक्त करती है, तो इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में वह समय अपना बिताती है, और बहुत कम समय आपका एम फेज में कोशिका लगाती है, क्योंकि वहां पे सब कुछ एक जैसे ड्रामा होना होता है, बहुत कुछ जल्दी चीजें होती हैं और एक कोशिका 2 कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का विभाजन हो जाता है। कोशिका तो कहना उचित नहीं है, पहले कार्योकाइनेसिस होता है, यानी पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जाके कोशिका एक कोशिका 2 कोशिका में बनती है। ठीक है, तो यह आप उसको देखना 11th के चैप्टर को, अगर पढ़े हो अच्छे से जानकारी है तो देख लो, नहीं तो एक बार जाके फिर से गो थ्रू हो लेना कि जीवन के बाद एस फेज आता है, उसके बाद से G2 फेज आता है, उसके बाद से कोशिका एम फेज में जाती है। तो आप जब देखेंगे, अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि जीवन से कोशिका जब एस फेज में जाती है तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेज की घटना क्या होती है, वहां डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी कि रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अपनी जेरॉक्स कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन कहें या उसकी कहें कि डीएनए अपना जेरॉक्स कॉपी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो गुणसूत्र दिखाए गए हैं, यहाँ पे इसका ये सेंट्रोमियर है, बीच बीच में इसमें सेंट्रोमियर दिखाया गया है, और यहाँ पे देखो, यहाँ एक ही सेंट्रोमियर है लेकिन 2 चीजें हो गई यहाँ पे। अगर येलो कलर की बात करें तो यहाँ पे 2 कॉपी इसकी दिख रही है, इसकी भी 2 कॉपी दिख रही है, तो जीवन से एस स्किप करके सीधा G2 दे दिया है किताब में। ठीक है, तो जीवन से एस में जाएगा तो यह जो इसमें क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो अपनी जेरॉक्स कॉपी बनाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा यह, तो 2 यहाँ पे सेम कॉपी के साथ यह रह जाएगा गुणसूत्र, यह भी डबल हो गया है, इसका डीएनए डबल हो गया है। क्या हो गया है, इन चारों गुणसूत्र का डीएनए डबल हो गया है। जब इसके बाद से एस फेज के बाद से G2 और G2 के बाद से जब एम फेज में जाएगी, तो एम फेज में, जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं, उसमें कोशिका विभाजित होती है 4 चरणों में। उसके फेज के नाम 4 फेजेज में जाती है, उसके बाद से वो विभाजित होती है। पहला फेज होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, उसके बाद से आता है
टेलोफेज, फिर आता है एनाफेज, ठीक है, एनाफेज या एनाफेज और टेलोफेज आता है, देख लो, ठीक है। तो इसमें ये मियोसिस फर्स्ट, अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट के पांचों फेज आते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद से फिर से कोशिका जाती है मियोसिस सेकेंड में, उसके भी आते हैं प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड और एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड, ये सारे चीजें आती हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिखा दिया गया है, मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज दिखा दिया गया है और फिर नेक्स्ट में मियोसिस सेकेंड का एनाफेज दिखा दिया गया है, क्योंकि एनाफेज ही वह फेज है जहाँ पे यह जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से और विपरीत पोल की ओर, विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ डुप्लीकेशन हो गया, उसके बाद दिखा रहा है कि यह सभी एक प्लेट पे आ गए हैं, उसके बाद से यह एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, सरक रहे हैं और इस तरीका से दो पोल पे चले जाएंगे और दो कोशिका बन जाएगी, ठीक है। दो कोशिका बन गई थी, फिर वो एनाफेज सेकेंड में जाएगी, तो वहां पे यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एनाफेज फर्स्ट में यानी कि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यानी कि समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो पहले अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को अलग होते हुए दिखाया। अब यहाँ किताब में लिखा है 4 गुणसूत्र, 4 गुणसूत्र कह ले चाहे 2 जोड़ा कह ले, बात तो वही है। तो यहाँ जोड़े में आ गए यानी कि होमोलोगस गुणसूत्र हो गए, ठीक है। तो ये होमोलोगस गुणसूत्र अलग हो रहे हैं, ये दोनों होमोलोगस थे, यहाँ अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा और दो कोशिका बन जाएगी, एक में यह येलो वाला गुणसूत्र चला जाएगा, एक में ऑरेंज कलर वाला गुणसूत्र चला जाएगा, साथ ही साथ यह दूसरे गुणसूत्र में भी जो ग्रीन और रेड दिखाया गया है वह भी ऐसे ही सेग्रीगेट होंगे, अलग होंगे, ठीक है। तो अलग होके दो कोशिकाओं में पहुंचेंगे। अब फिर जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, उसका जब एनाफेज आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ तो होमोलोगस गुणसूत्र अलग हो गए थे, उसके बाद से उसी गुणसूत्र का सेंट्रोमियर क्या होता है, टूटता है और उसके जो क्रोमैटिड्स होते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं वो जाके अलग होते हैं, ठीक है। और यह क्रोमैटिड्स अलग होके 4 कोशिकाएं बनाते हैं, इससे 2 कोशिका बनेगी और इससे 2 कोशिका बनेगी, जिसको जर्म सेल नाम दिया गया है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल, इसको हम सेक्स सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। सेक्स सेल, ये कहो सेक्स सेल ही कहो, यानी कि युग्मक है, क्या है, सेक्स सेल को हम क्या कहते हैं, युग्मक भी कहते हैं, तो वही जर्म सेल कहा गया है, ठीक है, यानी युग्मक बन गए। तो क्या हुआ, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी, ठीक है। तो यह द्विगुणित कोशिका थी, ठीक है, और ये जो 4 बनेगी वह अगुणित होगी, अलग अलग हो जाएगी। अगुणित अगर कहें कहाँ हो गई अगुणित, अगर यह 2n थी कोशिका तो अगुणित कहाँ हो गई, यहीं पे वो अगुणित हो गई, कहाँ हो गई, जब मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज फर्स्ट आता है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज आता है, वहीं पे कोशिका क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक सेट अलग हो जाता है, ये 2 सेट में थे ना जी, यह 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, तो एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा, यहीं पे हैप्लॉइड हो जाती है, उसके बाद से बस इसका सेंट्रोमियर टूटता है और इसके क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और 1 से 4 कोशिका हमको देखने को मिलती है मियोसिस के दौरान, ठीक है। तो यह 4 कोशिकाओं का एग्जाम्पल देके बताया गया है कि कैसे गुणसूत्र अलग होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका जब विभाजन होता है तो कैसे गुणसूत्र का मूवमेंट होता है, वह कैसे जाता है। अब हम यूं कहें कि यह गुणसूत्र तो अलग हो गया और जीन इसी गुणसूत्र पे तो हमने कहीं दिखाया था कि कहीं कोई जीन है, कहीं कोई जीन है ना। यह गुणसूत्र अलग होगा तो इसके साथ साथ जीन भी तो अलग होंगे, ठीक है। गुणसूत्र और जीन ऐसे अलग हो के कहाँ चले जाते हैं, संतति कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी कि गुणसूत्र पे सवार होके हमारा जीन भी जा रहा है। थियोडोर ब्रोमेरी ने यही कहा था कि क्रोमोसोम एक्ट्स एज व्हीकल फॉर जीन्स, ठीक है, जीन के लिए वह एक व्हीकल का काम करती है, कौन, गुणसूत्र, ठीक है। इस तरीका से उसमें आपके बुक में ऐसे बताया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट ये भी डायग्राम बताया गया है, दिखाया गया है, जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का स्वतंत्र अपविभन दिखा रहा है, क्रोमोसोम का स्वतंत्र अपविभन कह लो या फिर जीन का स्वतंत्र अपविभन कह लो, ठीक है। स्वतंत्र अपविभन, इसमें क्या दिखाया गया है, 2 केस लिए गए हैं,
दो पॉसिबिलिटी जताई गई है, दो संभावना जताई गई है, जिसमें एक संभावना में कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में ये क्रोमोसोम ऐसे अलाइंड है मेटाफेजिक प्लेट पे, मेटाफेज में इक्वेटोरियल जो प्लेट होता है, इक्वेटर होता है, वहां पे ऐसे अलाइन होते हैं क्रोमोसोम, ऐसे लगे रहते हैं, सजे रहते हैं, ठीक है। तो यह क्रोमोसोम यहाँ सेपरेट हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज है और मियोसिस सेकंड का एनाफेज है, ठीक है। तो फर्स्ट में अब देखो ये ऑरेंज वालों को एक बार ग्रीन के साथ दिखाया गया है, और इसी केस में जो दूसरा पॉसिबिलिटी जताई गई है उसमें ऑरेंज वाले को रेड के साथ दिखाया गया, यानी इस साइड जो इक्वेटोरियल प्लेट के इस साइड में ऑरेंज रेड दिखाए गए हैं, जबकि इसमें ऑरेंज को ग्रीन के साथ दिखाया गया है। इसी में अगर येलो की बात करें, येलो को रेड से दिखाया गया है और यहाँ पे येलो को ग्रीन के साथ दिखाया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है मेटाफेजिक प्लेट पे कोई भी पैटर्न दिखने को मिलता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से असॉर्ट होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से उनका अपविवन होता है। जरूरी नहीं कि यही पैटर्न हमेशा फॉलो किया जाए, वो इस स्थिति में भी जाके यह इसके साथ गुणसूत्र जा सकता है और दूसरे वाले होमोलोगस पेयर के साथ भी यह जा सकता है। तो बस इसी कंडीशन को दिखाया गया है, दो दो पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम का, वह क्या होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। कोई ये होमोलोगस पेयर इस होमोलोगस पेयर को कोई मतलब बाधा नहीं पहुंचाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सॉर्ट नहीं होते, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी जर्म सेल्स दिखाया गया है, जिसमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है गुणसूत्र का उसको दिखाया गया है। गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन कह लो या फिर जीन का कॉम्बिनेशन कह लो, बात वही है, ठीक है। इस तरीके से थियोडर और जो थियोडर बोवेरी और वाल्टर शर्टन थे, उन्होंने क्रोमोसोमल सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि इसको हम कहते हैं वंशागति का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोमल सिद्धांत, ठीक है। तो यह सिद्धांत हमने देख लिया। इसके बाद से मॉर्गन साहब आए, इसके बाद से थियोडर और बोवेरी के वाल्टर सटन एंड बोवेरी के बाद से बारी आई मॉर्गन की। इन्होंने क्या कहा, थियोडर और जो बोवेरी और सटन और बोवेरी जो कह के गए, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मॉर्गन ने दे दिया। क्या दिया, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि हाँ, जो आपने कहा कि क्रोमोसोम ही होता है जिस पर क्रोमोसोम के साथ जीन भी असॉर्ट होते हैं, जहाँ क्रोमोसोम वैसा ही जीन, ठीक है, बिहेवियर दोनों का सेम होता है, यानी कि क्रोमोसोम का ही हिस्सा होता है जीन। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने मॉर्गन ने दिया, ठीक है। इनका नाम था टीएच मॉर्गन, ठीक, टीएच मॉर्गन। इनको हम फ्लाई मैन के नाम से भी जानते हैं, फ्लाई मैन, क्योंकि इनकी सारी स्टडी ड्रोसोफिला यानी कि जो फल वाली मक्खी होती है, जो फलों पे बैठती है, उस मक्खी पे इन्होंने सारा अपना स्टडी किया था। इस वजह से जेनेटिक्स के सारे स्टडी मॉर्गन के वो ड्रोसोफिला पे ही थे, इसलिए इनको फ्लाई मैन कहा जाता है। ड्रोसोफिला मक्खी, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इसका नाम है, जेनरा है या इसके स्पेसीज हैं, जिसको हम फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रूफ किया बाय डूइंग हिज वर्क और ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ड्रोसोफिला ही क्यों, आखिर उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना टीएच मॉर्गन ने? तो ड्रोसोफिला को भी चुनने का एक कारण था। देखो, अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल ने मटर को ही चुना। अब बहुत संयोग की बात रही कि मटर के पौधे पे ही उन्होंने काम किया। कई चीजें जो दूसरे प्लांट में अलग दिखाई देती हैं, मटर में एक सेम फिक्स पैटर्न चला, ठीक है। लेकिन इनका चुनने का कारण ये भी था कि जीवन चक्र इसका छोटा था। किसका? मक्खी का जीवन चक्र छोटा था, 14 दिन का था, लगभग 2 सप्ताह। और मेंडल ने मटर चुना था, तो मटर का भी लाइफ साइकिल बहुत कम ही दिन का होता है, 2 से 3 महीने में वो भी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट की जाती है तो 6-6 महीना 2-2 साल लगाने वाले प्लांट या एनिमल्स पे नहीं करेंगे कि नेक्स्ट उनकी जो प्रोजेनी आएगी उसमें लंबा समय लग जाएगा, तो फिर तो साइंटिस्ट इंतजार करता रह जाएगा। तो साइंटिस्ट भी ऐसे चीजों को, ऐसे जीव को सिलेक्ट करते हैं जिनमें जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन हो, उनकी संततियां उत्पन्न हो, ताकि वो रिजल्ट देख सके, ठीक है। तो यह मक्खी को चुनने के पीछे यही था कि इसका जीवन चक्र 2 सप्ताह का ही था, यानी कि मुश्किल से 14 दिन में ही वह अपना
सारा जीवन पूरा कर लेते थे, यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कितने दिन में, 2 सप्ताह में उसका पूरा हो जाता था, है ना। इस वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया। और दूसरी बात इसमें थी ड्रोसोफिला में कि यह जो फ्रूट फ्लाई थी ड्रोसोफिला, उसका कोई खास ब्रीडिंग ब्रीडिंग सीजन नहीं था, जी होना चाहिए, ब्रीडिंग सीजन नहीं था। ये ना कुछ होता है कि कुछ खास मौसम में ही कोई जीव होता है जो बच्चे उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ऐसा इसके साथ नहीं था। वह अपने जो 2 सप्ताह का लाइफ साइकिल था उसमें वो कभी भी बच्चे पैदा कर सकती थी और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करती थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या चाहिए किसी साइंटिस्ट को, हम जहाँ रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी जो रिजल्ट आए वो परफेक्शन के साथ आए, ठीक है। सैंपल साइज कहने का मतलब जैसे मान लो कि जैसे चुनाव होता है, तो चुनाव के बाद से क्या तुम लोगों का चलता है टीवी पे कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेके आ रही, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों से सर्वे कराया जाता है, मतलब सर्वे करते हैं, टीवी रिपोर्टर्स क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कि, तो फिर मान लो 4 लोग को सर्वे में शामिल किया और 4 लोग से पूछा कि आपने किनको वोट दिया, किनको वोट दिया, ठीक है, तो वो अपना बता देगा, वो अपना बता देगा। तो 4 में क्या होगा, सही रिजल्ट तो नहीं बता सकते ना पूरे, मतलब मान लो बिहार की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो पूरे बिहार के लोगों के मन में क्या है, पूरे बिहार ने कैसे वोटिंग की है, वो 4 लोगों के रिजल्ट के आधार पे तुम नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम किसी ब्लॉक लेवल पे कर लें, किसी पंचायत लेवल पे कर लें, तो मोटा मोटी रिजल्ट क्या होता है, मिल जाता है कि हाँ, संभावना जताई जाती है कि ऐसा हो सकता है कि ये पार्टी को इतना वोट मिल रहा हो और दूसरी पार्टी को इतना वोट मिल रहा हो। कहने का तात्पर्य कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना हमारा जो अनुमान लगाने का जो होगा कि रिजल्ट इतना किसके फेवर में जा सकता है, वह रिजल्ट परफेक्ट आएगा, लगभग परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए किसी भी सर्वे के लिए, किसी भी रिसर्च को करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने यह लिया क्योंकि वो एक समय में बहुत सारे बच्चे पैदा करती थी, इसलिए इनका सैंपल साइज का भी दिक्कत नहीं रहा, इनका सैंपल साइज भी बड़ा रह जाएगा, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला को भी सिलेक्ट किया। उसके बाद से जो फ्रूट फ्लाई थी उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा था, यानी कि जो नर और मादा कौन है वह तुम देख के बता सकते थे, ठीक है। उसमें जो फ्रूट फ्लाई जो था उसका नर और मादा आसानी से पता लग सकता था देख के ही कि कौन नर है कौन मादा है, ठीक है। तो यह भी आसानी थी, इस वजह से भी उन्होंने फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया अपने काम के लिए। इसके बाद से इसमें बहुत सारी आनुवांशिक विविधताएं देखने को मिली, ठीक है। जितनी भी उनकी आनुवांशिक विविधताएं थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको वह लाइट माइक्रोस्कोप में देख के पता कर सकते थे। कोई साधारण कम क्षमता वाला ही माइक्रोस्कोप था तो उसमें भी इजिली वह दिख जाने वाले जो आनुवांशिक विविधताएं थी वह था, ठीक है। यानी कि जितनी भी आनुवांशिक विविधताएं उनके संततियों में देखने को मिल रही थी, वह कम क्षमता वाले, कम आवर्धन क्षमता वाले लेंस से माइक्रोस्कोप से भी वह देख सकते थे। इन 3-4 कारणों की वजह से जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया और अपने काम को अंजाम दिया। और इन्होंने क्या बताया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि क्रोमोसोम ही होता है जो वंशागति का आधार होता है, जो जिसको सटन एंड बोवेरी ने दिया था, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इन्होंने। इसी क्रम में उन्होंने लिंकेज और रिकम्बिनेशन यानी कि सहलग्नता और पुनर्योजन भी बताया। इसको हम कल के क्लास में देखेंगे। आज फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, इतना, और लिंकेज और जो रिकम्बिनेशन है उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें समय लगेगा, इस वजह से आज रहने देते हैं। कल के क्लास को हम लिंकेज और रिकम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ाया उसको देखते रहो। कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, बेझिझक होके आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में जाके पढ़ो, कहीं भी रहो अच्छे से पढ़ो और चीजों को बार बार देखते रहो, रिपीट करते रहो, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।